नमस्कार, बहुत स्वागत था आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो सिविक्स है उसका हम 19 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं। और इस समय हम जो है आईआर के क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग के टॉपिक में आईआर भी है। और उसमें जो है थोड़ी सी हम भारत की जो विदेश नीति है, तो भारत की विदेश नीति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पहलू है वो हमारी जो सॉफ्ट पावर की पॉलिसी है, तो हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति में मृदु शक्ति मतलब सॉफ्ट पावर के कौन कौन से आयाम हैं। इन आयामों का विस्तार से वर्णन करते हुए विदेश नीति में मृदु शक्ति मतलब सॉफ्ट पावर की प्रासंगिकता क्या है, इसे आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आइए इसको देखते हैं। और देखिए, अगर ये जीडीसी वाले बच्चे होंगे तो इसे 25 अंकों में देखेंगे। सॉरी, जीडीसी नहीं, जीआईसी वाले। और अगर जीडीसी वाले होंगे तो इसे 12 अंकों में देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एकदम कॉमन है जीडीसी में भी और जीआईसी में भी। तो जीआईसी के बच्चों की तो 30 अगस्त को परीक्षा ही है, तो वो जरूर एक बार इसको देख लें या दूसरी बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें। और जीडीसी के बच्चों के पास तो अभी समय है, तो इसको देखते रहें। देखिए, संस्थान जो है जीडीसी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की जो है वो टेस्ट सीरीज भी चला रहा। तो ऐसे में आप जो है 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न हम पढ़ रहे हैं कि भारत की विदेश नीति में मृदु शक्ति के कौन कौन से आयाम हैं। इन आयामों का विस्तार से वर्णन करते हुए विदेश नीति में मृदु शक्ति की प्रासंगिकता को बताना है। मतलब प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि विदेश नीति में जो हमारी सॉफ्ट पावर की पॉलिसी है उसके कौन कौन से आयाम हैं। मतलब जो सॉफ्ट पावर की नीति है हमारी, तो उसे कौन कौन से ऐसे आयाम हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी जो है सॉफ्ट पावर की पॉलिसी है, और वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है, इसे बताना है। तो सबसे पहले बताइए कि भारत की विदेश नीति में मृदु शक्ति या सॉफ्ट पावर एक महत्वपूर्ण और प्रभावी उपकरण के रूप में रही है। इसके स्तंभ हैं कौन? तो इसके 5 स्तंभ हैं: गरिमा, संवाद, साझा समृद्धि, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा तथा सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध। तो हमारी जो सॉफ्ट पावर की नीति है उसके 5 आयाम हैं। एक बार पुनः मैं बता रहा हूँ: गरिमा, संवाद, साझा समृद्धि, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा तथा सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध। तो आपको भी अपनी भूमिका ऐसे ही टू द पॉइंट लिखना है। भारत जैसे देश जिसके पास समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविधता एवं वैश्विक नैतिकता का लंबा इतिहास रहा है, जो इसकी मृदु शक्ति विदेश नीति का अभिन्न अंग रही है। तो जो हमारी सॉफ्ट पावर की पॉलिसी है, ये हमारी विदेश नीति का क्या है? तो अभिन्न अंग रही है। कैसे अभिन्न अंग रही है? क्योंकि हमारे पास क्या है? एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, विविधतापूर्ण हमारा समाज है, और वैश्विक नैतिकता की जो हमारी धारणा है, तो इसे हम अपनी विदेश नीति का क्या बनाते हैं? तो आधार बनाते हैं। ठीक है, चलिए। अब भारत की मृदु शक्ति के आयाम देखिए। पहले आपने भूमिका दिया है और बताया है कि मृदु जो शक्ति है, सॉफ्ट पावर है, उसके आयाम कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा आपने संक्षेप में कर दी है। फिर भारत की विदेश नीति में कैसे निर्णायक है उसके बारे में आपने बता दिया है। अब हमें चूंकि बताना है ना कि हमारे प्रश्न की जो पहली डिमांड है कि सॉफ्ट पावर पॉलिसी के हमारे आयाम कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहला हमारा आयाम है सांस्कृतिक आयाम। क्योंकि आपने भूमिका में लिखा है ना कि जो हमारी सांस्कृतिक एक लंबा सांस्कृतिक जो हमारा इतिहास है, तो ये हमारी सॉफ्ट पावर पॉलिसी का सबसे पहला उदाहरण भी है। कैसे है? तो देखिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत
उसकी मृदु शक्ति का सबसे मजबूत आधार है। मतलब जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये हमारे मृदु शक्ति का सबसे मजबूत आधार है। प्राचीन सभ्यता के रूप में भारत ने विश्व को बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म एवं सिख धर्म जैसे आध्यात्मिक दर्शन दिए हैं। तो हमने भारत को मतलब भारत ने विश्व को क्या दिया है सांस्कृतिक विरासत के तौर पर? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। बौद्ध धर्म का प्रभाव आज भी दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब हमारे भूमि से निकली जो बौद्ध धर्म है, उसका प्रभाव आप कहाँ देखेंगे? वर्तमान समय में भी दक्षिण पूर्व एशिया, जापान, कोरिया, तिब्बत में देखा जा सकता है। भारतीय त्योहारों, जो हमारे तीज त्योहार हैं, जैसे दिवाली है, होली है, छठ पूजा है, तो क्या है कि वैश्विक स्तर पर अब मनाए जाने लगे हैं। तो इस तरीके से जो हमारे धर्म है, जो हमारे तीज त्योहार हैं, वो हमारे सॉफ्ट पावर के आयाम हैं। इसी तरह भारतीय जो कला है, संगीत है, नृत्य है, साहित्य है, दुनिया भर में क्या है? लोकप्रिय है। तो जो हमारी सॉफ्ट पावर की पॉलिसी है, सांस्कृतिक आयाम के तहत हम अपने नृत्य, संगीत, कला, सिनेमा, खान पान, परिधान सबकी चर्चा कर सकते हैं, और वही आप बता रहे हैं। भारतीय फिल्में न केवल दक्षिण एशिया बल्कि मध्य पूर्व, अफ्रीका, रूस और यहाँ तक कि पश्चिमी देशों में भी क्या है? तो लोकप्रिय हैं। जैसे प्रसिद्ध भारतीय फिल्म दंगल ने चीन में अभूतपूर्व क्या है? तो कमाई की है। मतलब जो हमारी फिल्म दंगल है, आमिर खान उसमें अभिनेता रहते हैं, और जो हरियाणा की बहनें हैं, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, तो इनके जीवन पे बना ये फिल्म है, और बहुत ही शानदार जो है उसमें अभिनय भी किया गया। अच्छी फिल्म है, मैंने भी देखा है, आप लोग भी देख सकते हैं। और इसका जो है वैश्विक स्तर पे चीन में इसने बहुत बड़ा मार्केट किया था। तो ये हमारी जो है जो संस्कृति है उसके तहत सिनेमा के पक्ष को दर्शाता है, जिसने भारत और चीन के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर करने में क्या है? तो मदद की है। फिर अगला आप देखेंगे तो योग और आयुर्वेद। तो आज हमारा जो योग है, जो 21 जून को हम मनाते हैं ना योग दिवस, वर्तमान में ये जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, दिन प्रतिदिन लोग मरीज होते जा रहे हैं, और पर्यावरण प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, जो अनाज हम खा रहे हैं वो प्रदूषित है, उसके बाद इतनी ज्यादा मिलावटें हो रही हैं। तो अंदाजा लगाइए कि मतलब अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि चना जो हम लोग मार्केट से लेते हैं उसको सबसे शुद्ध माना जाता है, वो भी केमिकल से उसको बना रहे हैं सब। तो अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ज्यादा मिलावट है। तो ऐसे में यदि आपको फिट रहना है तो योग की तरफ जाना है। और भारत में हमारे यहाँ क्या है? योग के प्रणेता आदि योगी कौन है? भगवान शिव हैं। उसके बाद फिर भगवान शिव से होते हुए, पतंजलि से होते हुए आज बाबा रामदेव तक की यात्रा योग कर चुका है। और अब तो ये योग हमारा क्या है कि वैश्विक हो चला, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा, जो भारत की सॉफ्ट पावर की पॉलिसी को दर्शाता है। और जो हमारा आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद आप जान ही रहे हैं कि किस तरीके से लोग अब एलोपैथी की जगह या आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद के जो है साइड इफेक्ट नहीं है, और इससे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो ये दोनों चीजें आप बता सकते हैं कि योग और आयुर्वेद भारत की मृदु शक्ति के आधुनिक और प्रभावशाली आयाम हैं। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की घोषणा की गई। तो कब की गई? वर्ष 2014 द्वारा। और ये घोषणा कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था, और 21 जून को ये दिवस मनाया जाता है, जो भारत की कूटनीतिक सफलता का ही प्रतीक है। इसी तरह आयुर्वेदिक उत्पादों एवं उपचारों की मांग क्या है? तो देश दुनिया में बढ़ती जा रही है, और भारत इसका एक वैश्विक हब बन करके निकल रहा है। तो आप इसकी भी चर्चा कर सकते हैं। फिर तीसरा जो हमारी सॉफ्ट पावर पॉलिसी का आयाम है, तो लोकतांत्रिक जो हमारे मूल्य हैं,
भाई क्या है कि हम वर्तमान में देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्य दुनिया भर के लोगों के लिए क्या है, तो प्रेरणा स्रोत है। सोचिए कि जब हम आजाद हुए थे तो जो पश्चिमी देश थे उनका ये मानना था कि भारत इतना विविधतापूर्ण देश है और इतना अशिक्षित है, इतना पिछड़ा हुआ है कि ये यहाँ लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो सफलीभूत हो ही नहीं सकते और जल्दी ही भारत कई टुकड़ों में बटेगा, ऐसा जो पश्चिमी विचारक है उनका मानना था। लेकिन क्या है कि हमारी थाती है कि हम उसको संजोए हुए हैं और अधिक दृढ़ता से हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि कहाँ लोग बिखरने की कामना कर रहे थे, कहाँ हम बनते बनते और मजबूत बनते चले जा रहे हैं। भारत ने वैश्विक मंचों पर अहिंसा, शांति, सहअस्तित्व के सिद्धांतों को क्या दिया, तो बढ़ावा दिया है। क्योंकि भाई हम क्या हैं, हम बुद्ध की विरासत के लोग हैं, हमारे आदर्श गांधी हैं, तो हम देश दुनिया को तो यही देंगे ना, मध्यम मार्ग देंगे, अहिंसा देंगे, सर्वे भवन्तु सुखने की भावना रहेगी हमारे अंदर, वसुधैव कुटुंबकम का विचार हम रखते हैं। तो ये सारे जो पॉलिसी हैं ये हमारे सॉफ्ट पावर के ही आयाम हैं। फिर वैश्विक सहयोग और विकास सहायता जो चौथा आयाम है, तो भारत ने तकनीकी सहयोग और विकास के माध्यम से भी अपने मृदु शक्ति का विस्तार किया है। अफ्रीकी देशों को सस्ती दवाइयां, वैक्सीन उपलब्ध कराने से लेकर के दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने तक मजबूत संबंध बनाए हैं। मतलब हमने अपने तकनीकी सहयोग से भी क्या है, तो अपने सॉफ्ट पावर पॉलिसी को ही बढ़ाया है कि भाई यदि हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो हम बहुत कम कीमत पे जो हमारे तृतीय दुनिया के देश है, जो गरीब देश है, उनके भी सैटेलाइट को हम पहुंचा दे रहे हैं। तो ये हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का प्रयोग हम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने वैक्सीन बनाया, तो ऐसा नहीं है कि बस हम अपने नागरिकों तक सीमित रहे, हमने 150 से अधिक देशों को जो है वैक्सीन मैत्री पहल के तहत वैक्सीन पहुंचाने का काम किया, जो हमारी सॉफ्ट पावर की नीति को दर्शाता है और हमें एक जिम्मेदार देश के रूप में क्या करता है, तो प्रतिष्ठित करता है। तो आप इसकी भी चर्चा कर सकते हैं यहाँ। फिर भारतीय विदेश नीति में मृदु शक्ति की प्रासंगिकता, तो देखिए अब आपके प्रश्न का एक पार्ट हो गया, लेकिन दूसरे पार्ट में और आपको भी परीक्षा में इसी तरीके से देखना है कि आपका प्रश्न कितने डायमेंशंस में पूछा गया है। अगर 2 डायमेंशंस में है तो दोनों को बराबर बराबर लिखते हुए क्या है कि आपको फिर निष्कर्ष देना है। तो आपने पहले तो मृदु शक्ति के बारे में बताया, फिर मृदु शक्ति के आयाम कौन कौन से हैं उनकी चर्चा हो गई। अब हम बता रहे हैं कि जो ये सॉफ्ट पावर की जो हमारी पॉलिसी है, इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है। तो सबसे पहली प्रासंगिकता है कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाने में। कैसे बढ़ाने में, तो मृदु शक्ति भारत को अपनी कूटनीति को प्रभावी बनाने में मदद करती है। सैन्य शक्ति या आर्थिक दबाव का सहारा लिए बिना भारत अपनी संस्कृति और मूल्यों के माध्यम से अन्य देशों को प्रभावित करता है। भारत या भारत के लोगों को लेकर के दुनिया में जो एक विचार बना हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि हम आज विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, कुछ दिन पहले हम 4थी तक आ गए थे। तो ये हमारी जर्नी आज हुई है, इधर 10-20 सालों में हमने पाया है। लेकिन जो हमारी थाती रही है, जो हमारी सांस्कृतिक विविधता रही है, जो हमारी सहिष्णुता की नीति रही है, जो हम विश्व कल्याण की कामना करते चले आए हैं, तो वो सब जो हमारे मूल्य हैं वो हमें देश दुनिया में बहुत ही सहिष्णु देश के रूप में, एक सभ्य नागरिक के रूप में क्या है, तो वो प्रतिष्ठित करते हैं। और वही आप बता रहे हैं कि मतलब यहाँ आप आर्थिक उपलब्धियों को किनारे कर दीजिए, आप सैन्य उपलब्धियों को किनारे कर दीजिए, क्योंकि आर्थिक और सैन्य उपलब्धियों से आप दिमाग किसी देश की मतलब आत्मा को आप अपनी ओर नहीं कर सकते हैं। भाई आप किसी को पैसा दे दीजिए, किसी को धन बल से उनको उसको संपन्न कर दीजिए और उसके साथ आप बहुत बेतुका व्यवहार करिए अमेरिका की तरह, तो क्या आप की लोकप्रियता उसके बच्चे बच्चे में होगा? नहीं होगा।
और भारत के साथ ये है कि ठीक है, अभी हमारी आर्थिक स्थिति उस लेवल की नहीं है कि हम देश दुनिया को सहयोग कर सके उस लेवल का, जैसे अमेरिका कर सकता है, चीन कर सकता है, या हमारे पास अभी हमारे जो सामरिक उपलब्धियां भी हमारी इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां वो इतनी बड़ी हैं कि अमेरिका और चीन जैसे देशों पर क्या है, वो भारी पड़ती हैं। फिर वैश्विक छवि का निर्माण, मृदु शक्ति भारत की वैश्विक छवि को एक शांति प्रिय, समावेशी, प्रगतिशील देश के रूप में क्या है, तो प्रतिष्ठित करता है। मतलब जो हमारी एक छवि है वैश्विक स्तर पर, तो जो हमारी सॉफ्ट पावर की नीति है वो हमें एक शांति प्रिय, समावेशी और प्रगतिशील देश के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर हॉलीवुड और भारतीय डायस्पोरा जैसे तत्व भारत को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं। मतलब भारतीय डायस्पोरा मतलब वही जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं और वो विभिन्न देशों में अपने रोजगार के लिए या एजुकेशन के लिए किसी वजह से भारत से बाहर हैं, विभिन्न देशों में हैं। तो वो क्या है कि हमारी सभ्यता संस्कृति के एकदम ज्वलंत वाहक हैं। मतलब वो तो डायरेक्ट ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई कोई भारतीय यदि विदेश में जाकर के अच्छा काम करे, जहां रहे, अपने पड़ोसियों के साथ जो वहां के लोकल नागरिक हैं उनसे बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, उनके दुख सुख में सहभागी बने, तो ये भारत की जो रीति नीति है उसका उसको तो वो वहां दर्शा रहा है ना। और यही हमारी थाती, यही हमारा एडवांटेज है। जबकि अपना जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उसके बारे में देख लीजिए कि जहां ये लोग जाते हैं वहीं अपने पड़ोसियों को तंग करना, जबरिया अतिक्रमण करना, तो क्या है कि उनकी जो एक छवि है वो असहिष्णु देश और अशांति पूर्वक रहने वाले लोगों में हो रहा है। और हमारा क्या है कि हमारी छवि बन रही है कि भारत एक सहिष्णु देश है, वहां के नागरिक क्या है, शांति प्रिय हैं और इनके साथ संबंध दूरगामी रखे जा सकते हैं। तो ये हमारी जो है उपलब्धि हो रही है किसके द्वारा, सॉफ्ट पावर नीति के द्वारा। लोकप्रिय बनाते हैं जिससे सरकारों पर प्रत्यक्ष रूप से सहयोग का दबाव बनता है। तो ऐसे में क्या है कि जो संबंधित देश की सरकारें हैं वो भी सोचती है कि भारत से हम अपने अच्छे संबंध बना के रखें, क्योंकि उसके नागरिक ही दबाव बनाते हैं कि भारत एक अच्छा देश है। देखिए ट्रंप अभी बीच में जिस तरीके की उनकी नीतियां रही हैं, तो बहुत से अमेरिकियों ने जो है ट्रंप को चेतावनी दी या ट्रंप को सुझाव दिया कि भारत के साथ संबंधों को बेहतर करना ही अच्छा है, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश है। फिर इससे हमें आर्थिक लाभ भी होता है। कैसे लाभ होता है कि मृदु शक्ति भारत के आर्थिक हितों को भी बढ़ावा देती है। जैसे योग और आयुर्वेद ने वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं की मांग बढ़ाई है। भाई यदि हमारा योग बढ़ेगा तो आज कितने योग गुरु हैं, हरिद्वार ऋषिकेश में चले जाइए कि विदेशों से लोग यहाँ आते हैं, एक एक महीने के पैकेज पे, आधे महीने के पैकेज पे, और कोई विदेश में आएगा तो डॉलर में खर्चा करेगा और उनका पैकेज भी एक महीने का 12 लाख 15 लाख होता है। तो ये पैसे कहाँ आ रहे हैं, हमारे देश में आ रहे हैं। कोई आयुर्वेद के उपचार की तरफ आ रहा है तो आयुर्वेद हमारी थाती रही है, हमारे मूल्य रहे हैं, तो ऐसे में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डिमांड है। फिर भारत में आयुर्वेद को लेकर के एक मेडिकल टूरिज्म का विकास किया जा सकता है, तो वही आप यहाँ बता रहे हैं। इसी तरह बॉलीवुड फिल्म की लोकप्रियता भारतीय पर्यटन और सांस्कृतिक निर्यात को क्या है, प्रोत्साहित करती हैं। कि जो हमारी बॉलीवुड की फिल्में हैं अब वो वैश्विक स्तर पे अच्छा कर रही हैं, तो ये हमारे जो है एक तरीके से राजस्व के तो स्रोत बनते ही बनते हैं। साथ ही हम अपनी फिल्मों में दिखा क्या रहे हैं, तो हम अपनी विविधता, अपनी संस्कृति की एक झलक भी क्या है कि वहां प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि जब आप फिल्म देखते हैं तो केवल फिल्म की कथा नहीं देखते, आप उसमें जो पात्र हैं उनका पहनावा देखते हैं, उनका रहन सहन देखते हैं, उनका खान पान देखते हैं, उनका वस्त्र देखते हैं, और फिर ये सारी चीजों की डिमांड जो है बढ़ने लगती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तो इससे हमारे क्या है, तो आर्थिक लाभ हो रहे हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व, तो मृदु शक्ति भारत को क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर क्या है, नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम बनाती है। यह भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे मंचों पर स्थायी सदस्यता की मांग को क्या है, तो मजबूत करने में भी क्या कर रही है, तो मदद कर रही है। तो आप इसका भी उदाहरण दे सकते हैं। तो इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय विदेश नीति
में मृदु शक्ति की भूमिका क्या है? बहुआयामी है। आज के जटिल और वैश्विक परिदृश्य में जहां शक्ति का संतुलन तेजी से बदल रहा है, भाई वर्तमान में देश दुनिया में क्या है कि पहले दो ध्रुवीय देश था, दुनिया थी, फिर अमेरिका की बादशाहत कायम होती है, यूएसएसआर का जब पतन होता है 91 में, 1991 में। उसके बाद वर्तमान में क्या स्थिति की मल्टीपोलर जो है वो वर्ल्ड हो रहा है। तो इस बदलते शक्ति संतुलन में क्या है कि जो हमारी सॉफ्ट पावर की नीति है वो हमें वैश्विक मंचों पर एक बहुत बड़ा आधार देती है अपने चीजों को रखने का और अपने उन्नति का। वही आप बता रहे हैं, मृदु शक्ति भारत के लिए ऐसा एक ऐसी रणनीतिक उपकरण है जो उसे न केवल क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करता है बल्कि विशिष्ट एवं सम्मानजनक स्थान भी दिलाता है। वही मैंने जो पीछे आपको बताया। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से जो हमारी सॉफ्ट पावर की नीति है, तो सबसे पहले आप सॉफ्ट पावर समझे होंगे क्या होता है मृदु शक्ति, उसके कौन कौन से हमारे आयाम हैं, आपने एबीसीडी करके दिखाया, और फिर उन आयामों की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है इसके बारे में भी मैंने चर्चा कर दी। और विश्वास मानिए इतने डायमेंशंस में आप लिख करके उत्तर आइए, आप बहुत ही शानदार अंक पाएंगे। ये सब हमारे लिंक है, ये हमारा समृद्धि आईएएस का ऐप है, समृद्धि आईएएस एकेडमी या समृद्धि आईएएस टाइप करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे आ जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, तो जो हम पढ़ा रहे हैं या तो आप हमारे ऐप से जाके डाउनलोड कर सकते हैं या यहाँ मिल जाएगा। और ये सब हमारे चैनल है, तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन हमें हमारे संस्थान को और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसी शब्दों के साथ बहुत शुभकामनाएं, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।